हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और संभूति सिविल सर्विसेज के एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा इस सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, करवद अनुरोध हुई कि पहले आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो देखें और उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ें। अभी तक जो हमने बातें कंप्लीट कर ली हैं, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन तक की बात खत्म कर ली है। हमने देखा था कि कैसे मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य का विकास होते होते पहला जो युग, पहली जो क्रांति उसके दिमाग में आई वो थी कि किस तरीके से उसने पत्थरों को औजार के रूप में काम में लेना शुरू किया। उसके बाद हमने जाना था भारत में किस तरीके से चालकोलिथिक कल्चर आया, और उसके बाद जब हड़प्पन या जिसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से ब्रॉन्ज का जो एरा है वो शुरू होता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन शुरू होता है। आज उस ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन से आगे की बात करते हैं। आखिरी क्लास में हम ये जान चुके थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का होता है, उसको 3 कालों में बांटा गया। और जब मैच्योर हड़प्पा खत्म होता है तो धीमे धीमे आप देखोगे कि जो वो शहरीकरण था वो धीमे धीमे खत्म होना शुरू हुआ। उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हमने देखी। किसी ने माना कि वो क्लाइमेट की वजह से हुआ, किसी ने सरस्वती का सूखना उसे बताया, किसी ने नदियों का रास्ता चेंज होना उसको बताया। तो लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि एक अर्बन सिविलाइजेशन समाप्त हुआ और उसके बाद फिर से एक ग्रामीण सिविलाइजेशन शुरू होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो मुख्य घटना हुई भारत में, उस पीरियड को कहा जाता है, उस समय सीमा को कहा जाता है द वैदिक एरा। क्या कहा जाता है? द वैदिक एरा, वेदों का समय। हम इस वैदिक एरा में 2 एरा पढ़ेंगे, एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, साथ ही साथ किस तरीके का समाज था, किस तरीके का कल्चर था। अब अगर फिर से ग्रामीण सभ्यता हो गई है तो किस प्रकार की इनकी अर्थव्यवस्थाएं थी, और कैसे जो वैदिक एरा में रहने वाले लोग हैं वो अलग थे, उनकी प्रैक्टिसेस अलग थी किसके मुकाबले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में रहा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ, वैदिक पीरियड का ये सफर। जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं हमें बड़ा गर्व होता है। बीइंग अ इंडियन, हम भारतवासी होने के नाते उस बात पे बड़ा गर्व करते हैं कि देखो, जब पूरा विश्व शायद बोलना सीख रहा था, चलना सीख रहा था, कुछ टूटे फूटी पेंटिंग करना सीख रहा था, उस समय हमारे यहाँ, हमारे भारत में हमने एक ऐसा सिविलाइजेशन बसा दिया था, एक ऐसी सभ्यता हमने बसा दी थी जहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना प्रॉपर हुआ करता था, जहाँ पे जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पे काटा करती थी, जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। हमने सील्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, हम बार्टर सिस्टम के माध्यम से ट्रेड किया करते थे, हम ना केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल ट्रेड किया करते थे, हमको बोट्स चलाना बहुत अच्छे से आता था। इन सभी बातों पे हमें क्या होता है, बड़ा अभिमान होता है। लेकिन जब इससे आगे आप चलोगे तो ये वो पीरियड है जिसने भारत को भारत बनाया। जी हाँ, इस लाइन को फिर से सुनिएगा कि ये वो पीरियड है, ये वो समय है जब भारत भारत बना। भारत कब बना? तो सबसे पहले तो जो नाम है वो भी हम देखेंगे कि भारत नाम क्यों पड़ा हमारे इस भूभाग का। साथ ही साथ भारत का बहुत बड़ा जो रिलेशन है वो किसके साथ देखने को मिलेगा? लिटरेचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। और ये पहला समय है जब आप देखोगे कुछ लिखा जा रहा है। और क्या लिखा जा रहा होगा इस समय वेद लिखे जा रहे होंगे। जो सबसे पुराना रिटन लिटरेचर है जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, वो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, लिखा जा रहा है। और इसी समय, इसी वैदिक एरा में मैं आपको बताऊंगा कि अब किसकी खोज हो जाएगी, लोहे की खोज हो जाएगी। तो जिस तरीके से पत्थर की खोज होने के बाद एक बड़ी क्रांति आई थी, उसी तरीके से आप देखोगे कि जैसे लोहे की खोज होगी तो क्या आ जाएगी, एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। अब हमारे लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। आप देखोगे बहुत तेजी से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा।
ये पूरी कहानी जानेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे इसको भी एक बार बात कर लेते हैं, इस कंटेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं। और इस चैप्टर में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में आप पाओगे बैकग्राउंड में आपको कुछ कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रिमेन्स हैं। क्या है? रिमेन्स हैं, पक्की ईंटें हैं। पक्की ईंटों का मतलब याद करो, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था, वहाँ पे ईंटें कैसी थी? पक्की ईंटें थी। और यहाँ आप देख रहे हो कि घोड़ों से आते हुए कुछ लोग हैं जो घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, बहुत दूर से चलते हुए लोग आ रहे हैं। अगर इस पिक्चर को आप समझे हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग किन लोगों की बात कर रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसको एक बार शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा और वैदिक एरा को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। द सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड डिक्लाइंड बाय द 1500 BCE, पेइंग द वे फॉर अ न्यू कल्चरल फेज। तो जैसे ही 1500 के आसपास क्या होना शुरू होता है, हड़प्पा के जो शहर हैं वो धीमे धीमे समाप्त होना शुरू होते हैं, तो एक नई संस्कृति यहाँ पे जन्म लेती हुई आपको देखने को मिलेगी। स्पीकर्स ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज एंटर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द इंडो ईरानियन रीजन। तो आर्य आना शुरू होंगे। अच्छा, आर्य कौन है? इसका उत्तर आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। कौन है? स्पीकर्स ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज, वो लोग जो क्या बोला करते हैं? इंडो आर्यन लैंग्वेज जो बोलते हैं, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग क्या हैं? आर्य हैं। इसका मतलब आर्य और कोई नहीं बल्कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। क्या है? एक ऐसे लोग जो एक विशेष भाषा बोलते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप है जिसको हम लोग किसको क्या कह रहे हैं? आर्य कह रहे हैं। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं? तो भारत में इंडो ईरानियन मतलब ईरान वाले क्षेत्र से भारत की तरफ ये आ रहे हैं। द पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1600 BC इज नोन एज द वैदिक पीरियड। 1500 से 600 BC का पीरियड कौन सा पीरियड कह रहे हैं? वैदिक पीरियड कह रहे हैं, बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी लिटरेरी सोर्सेज। और ये किसके आधार पे है? ये है लिटरेरी सोर्सेज के आधार पे। याद करो, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करी तो वहां पे जो मेजर सोर्स था वो कौन सा था? आर्कियोलॉजिकल सोर्स था। लेकिन अब हमारे पास कौन से सोर्स आना शुरू हो गए हैं? लिटरेरी सोर्सेज आना शुरू हो गए हैं जो लिखे हुए हैं। डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड की हम बात करें, जिसको मैं आपको बता रहा था कि वैदिक जो पीरियड है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो आप देख रहे हो ये है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, जहाँ पे आपको कैसी सभ्यता देखने को मिल रही है? कैसे लोग हैं? एकदम ग्रामीण लोग हैं। और उससे आगे आप चलोगे तो एक सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, कृषि आपको देखने को मिल रही है, लोग कृषि यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ से अर्ली वैदिक पीरियड से यहाँ पे आपको कुछ डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट फेजेस। दो अलग अलग पीरियड्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं पीरियड? तो इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला पीरियड है, इसे कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल, या इसे ही हम कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड। क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक पीरियड इसे कहा जाता है। कब से कब तक रहेगा ये? 1500 से 1000 BC तक ये रहेगा। ठीक है। अच्छा, नाम से पता लग रहा है ऋग्वैदिक पीरियड है, इसका मतलब इस समय कौन सी लिटरेचर लिखा गया होगा? तो इस समय ऋग्वेद लिखा गया। इट्स हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन मेनली ऑन द ऋग्वेदास। तो ऋग्वेद जब इस समय लिखा गया तो इस समय की जो भी जानकारी हमें मिलती है कौन सी किताब से मिलेगी? ऋग्वेद से हमें ये मिलेगी। दूसरी चीज की अगर अपन बात करें तो वो है लेटर वैदिक पीरियड। क्या है? लेटर वैदिक पीरियड, या इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ये कब से कब तक मिलेगा? तो 1000 BC से ये 600 BC के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, तो पहला जो वेद है वो तो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड में लिखा गया। बाकी तीनों जो वेद हैं वो कौन से पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे? लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी भी हमें कौन से वेद से मिलेगी? जो बाकी 3 वेद हैं। आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत जो हम वेदों की बात करते हैं, हम 4 वेदों की बात करते हैं। एक वेद का नाम मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद, बाकी 3 वेद कौन कौन से हैं। चलें आगे।
की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं इस समय के? तो जानकारी के प्रमुख स्रोत, एक तरफ आप देख रहे हो किताब है, एक नहीं, हमारे पास कितनी किताबें हैं? 4 किताबें। आप समझ गए होंगे हम लोग किस तरफ इंगित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग वेदों की। उसके अलावा दूसरी इमेज में आपको देखने को मिल रही है एक पॉटरी। क्या देखने को मिल रही है? एक पॉटरी देखने को मिल रही है जिसपे कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मुख्य रूप से ये दो सोर्सेज है हमारे पास जिससे हम लोग वैदिक एरा को डिफाइन करते हैं, वैदिक पीरियड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की पॉटरी वो लोग यूज किया करते थे, साथ ही साथ उन्होंने कौन से वेद लिखे, कौन से वेद लिखे। वैदिक हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हमारे पास हर समय के मिल ही जाएंगे, लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ की वो कौन से सोर्सेज हैं? वो हैं लिटरेरी सोर्सेज। सबसे पहले लिटरेरी टेक्स्ट की हम बात करें, साहित्यिक ग्रंथों की अगर अपन बात करें तो कौन से मिलेंगे? 4 वेद आपको देखने को मिलेंगे। 4 वेदों के अलावा आपको देखने को मिलेंगे अरण्यक, ब्राह्मण्स और उपनिषद। अब ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वेद की बात की जाए, चाहे अरण्यकों की बात की जाए, चाहे ब्राह्मणों की बात की जाए, चाहे उपनिषदों की बात की जाए, ये क्या है? ये लिटरेरी सोर्सेज हैं। इसका मतलब एक किताब है जिसका नाम है ब्राह्मण, एक किताब है जिसका नाम है अरण्यक, एक किताब है जिसका नाम है उपनिषद, किताब का नाम है वेद। ठीक है, यहां तक ये बात समझनी आपको चाहिए। ठीक है, उसके आगे हम चले तो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, तो उस समय के कौन कौन सी पॉटरी हमें मिल रही, तो स्पेशली आप देखोगे पेंटेड ग्रे वेयर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एनिमल्स की जो हड्डियां हैं, एनिमल बोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और इन लिटरेरी सोर्सेज दोनों को क्लब करके हमने जानकारी जुटाई है कौन से पीरियड की? वैदिक एरा की हमने जानकारी जुटाई है, वैदिक पीरियड की हमने जानकारी जुटाई है। इंडो यूरोपियन लिटरेरी सोर्सेज, हमने ये तो जान लिया कि लिटरेरी सोर्सेज हैं, 4 वेद हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये जो इंडो आर्यन लोग हैं ये तो बाहर से आ रहे हैं कहीं से। इंडो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई स्टेपीज से लोग आ रहे हैं, ईरान के थ्रू भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पे भी तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा होगा। अगर वहां पे कुछ लिखा है तो उसके बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखोगे traits of the Aryan culture are set out by the Vedic, Iranian and Greek literary sources which are crucial for a comparative study। तो ये जो आर्य संस्कृति की बात होती है मुख्यतः 3 जगह आपको देखने को मिलती है। पहला तो हमारे भारत के वैदिक कल्चर में आपको देखने को मिलती है, दूसरा आपको ईरानियन कल्चर में देखने को मिल रही है। समझ में आया क्यों ईरान में मिल रही होगी? क्योंकि भारत में आई कहाँ से रहे? हमने कहा इंडो ईरानियन जगह से ये लोग आ रहे हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और तीसरा ग्रीक जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, ग्रीक जो साहित्य है, वहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है किसकी? आर्य संस्कृति के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक तो वेद देखा, कौन सा वेद था हमारा? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में आपको कब से कब तक की जानकारी मिलेगी? अर्ली वैदिक पीरियड की मिलेगी। तो हमने कहा भाई साहब 1500 से और 1000 बीसी की जानकारी भारत की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कौन से ले लोगे आप? ऋग्वेद से ले लोगे। अच्छा, अगर आपको ईरान का कोई टेक्स्ट चाहिए तो ईरान का टेक्स्ट है ज़ेंड अवेस्ता। क्या है? ज़ेंड अवेस्ता है, और ये द ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट रफली एट्रीब्यूटेड टू 400 BCE। इंडिया की अगर आप देखोगे तो हम लोग 1500 से 1000 की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरानियन टेक्स्ट कब की बात कर रहा है? अराउंड 400 BC की ये बात कर रहा है। और इसको ज़ेंड अवेस्ता को ईरान का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। जिस तरीके से भारत का सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का अगर कहा जाए तो वो आपको ऋग्वेद देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ज़ेंड अवेस्ता, ये तो बात हुई ईरान की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, होमर्स, इलियाड एंड ओडेसी। ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए, होमर्स, इलियाड और ओडेसी। इन्होंने क्या लिखा था? किताबें लिखी थी। ठीक है, और ये किताब कहाँ लिखी गई थी? ग्रीस में लिखी गई थी। और कब लिखी जा रही है? 900 से 800 BC पे, 900 से 800 BC पे। लेकिन अगर सबसे पुराने टाइम पे जाना होगा तो ऋग्वेद 1500, उसके बाद ज़ेंड अवेस्ता ईरान का 1400 BC के आसपास। और यहाँ पे आप देख रहे हो होमर्स, इलियाड एंड ओडेसी, ये कब लिखी गई है? लिखी गई है 900 से 800 BC। ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी ऑप्शन में भी ये चीजें आएंगी, हिस्ट्री ऑप्शन में भी ये सारी चीजें आती हैं। आप पीछे तीनों चित्र आप देख पा रहे हो,
एक चित्र जो है ये आपको वैदिक कल्चर के बारे में आपको बता रहा है, ये वैदिक प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरा आप देख पा रहे हो ये ईरान का टेक्स्ट है, और तीसरा ये आपको ग्रीक टेक्स्ट से ली गई पिक्चर है। तो तीनों टेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आगे चलते हैं, हु वर द आर्यंस। तो आर्यंस की रूट्स के बारे में हम लोगों को जानना है कि भाई ये थे कौन लोग। हमारे यहाँ पे तो जब हड़प्पा के लोग रह रहे हैं, हड़प्पन वासी लोग रह रहे हैं, तो आर्य कहाँ से आए, कौन थे ये लोग, इसके बारे में जानने की प्रयास हम लोग करते हैं। दो टर्म आर्या इज लिंग्विस्टिक लेबल। तो यहाँ पे अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज बना लेते हैं, लेकिन हम याद रखिएगा कि जो आर्य लोग हैं ये कौन सा ग्रुप है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। कैसा है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है। तो आपको ठीक है साहब लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लेकिन कौन सी भाषा बोलते हैं तो बताओ। तो ये बोला करते थे इंडो आर्यन लैंग्वेज, जैसे संस्कृत विच इज द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है, इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। अब इंडो आर्यन भाषा में एक भाषा का ग्रुप मिलेगा आपको जिसे कहा जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक एग्जांपल क्या है, संस्कृत है। तो अब आप समझ पा रहे हैं, हमने कहा साहब ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन में एक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जा रहा है इंडो यूरोपियन, और इंडो यूरोपियन का एक उदाहरण है जिसका नाम है संस्कृत। ठीक है, ये जो भाषाएं भूलेगा उनको आप क्या कह दोगे, उनको आप कह दोगे साहब ये कौन से हैं लोग हैं, आर्य लोग हैं। कौन से लोग हैं, आर्य लोग हैं। दूसरा, द टर्म अकर 36 टाइम्स इन द ऋग्वेदास एंड जनरली इंडिकेट अ कल्चरल कम्युनिटी। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है कितनी बार आपको देखने को मिल रहा है, 36 बार आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब उस समय ये प्रोमिनेंट रोल में तो थे, इंपॉर्टेंट तो थे, और साथ ही ये किसको इंडिकेट कर रहा है ऋग्वेद में, तो एक कल्चरल कम्युनिटी को बताने की कोशिश कर रहा है, सांस्कृतिक समुदाय को बताने की कोशिश कर रहा है, ना कि किसी जाति को। ये बात ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, एज पर द ऋग्वेद, ये एक कल्चरल कम्युनिटी है, ये एक कौन से लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को बोलते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट कल्चर। कैसा कल्चर है इनका, एक अलग कल्चर है, जिसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है, ऋग्वेद दे रहा है। और कैसे दे रहा है, 36 बार जिक्र किया गया है, किस चीज का जिक्र किया गया है, आर्यों का। डिबेट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड। अगर अपन बात करें कि यार ये तो समझ में आ गया चलो कि ये एक भाषाई ग्रुप है और इनका कल्चर अलग था, तो ये आए कहां से, इनका कोई ना कोई तो घर होगा ना। अगर हम पीछे चले जाएं तो सब लोगों का कहीं ना कहीं घर मिलेगा भाई। जैसे आपकी फैमिली है, आपके चाचा की फैमिली है, आपके ताऊ जी की फैमिली है, इनका अगर पीछे आप चले जाओगे तो सब जाके कहाँ पे जुड़ जाएंगे, आपके दादाजी के पास जाके सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो हम कह रहे हैं इंडो आर्यन लोग हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें से भी एक संस्कृत है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं होंगी। अब इन सब भाषा के लोगों को अगर पकड़ा जाए और पीछे चला जाए तो इनका घर तो मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, तो उस पर कुछ डिबेट है। द क्वेश्चन ऑफ the original home of the Arya is a debatable topic with several views। बहुत सारे व्यूज हैं इस पे, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता लेकिन कुछ व्यूज हैं। पहला, सेंट्रल एशियन स्टेपीज, मध्य एशियाई स्टेपी मतलब घास के मैदान, जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट लाइकली ओरिजिन। तो ये कहा जाता है कि भाई एशिया में जो सेंट्रल एशियाई जो जगह है, सेंट्रल एशियाई जो भूभाग है, वहां से ये लोग इन्होंने क्या करना शुरू किया, पलायन करना शुरू किया। जिसमें से कुछ लोग चले गए यूरोप में चले गए, कुछ भारत में आ गए, भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए, ईरान में आ गए, ग्रीस में चले गए। दूसरा, कुछ लोगों ने यह भी माना है कि लोग कहां से आए, आर्कटिक रीजन से आए। ये कहा था प्रपोज बाय द बाल गंगाधर तिलक बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। तो खगोलीय गणनाओं के अनुसार बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या कहा कि लोग कहां से आए हैं, ये लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, आर्कटिक प्रदेशों से ये लोग आए हैं। और इंडिजीनियस टू इंडिया, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत के क्या हैं, मूल निवासी हैं। अ थ्योरी दैट इज चैलेंज्ड बाय सिग्निफिकेंट एविडेंसेस, एक ऐसा सिद्धांत जिसे महत्वपूर्ण साक्ष्य द्वारा चुनौतियां दी जाती हैं। हालांकि कोई भी थ्योरी अभी तक हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर जो मानी जाती है थ्योरी की कौन सी सही है, वो ज़्यादातर स्कॉलर्स किसको मानते हैं कि वो लोग सब कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशियन स्टेपीज जो थे, मध्य एशियाई जो घास के मैदान है, उन लोगों ने वहाँ से अपना उनका घर वहाँ था और वहाँ से उन्होंने पलायन करना शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या कहा कि वो कौन से आए थे, आर्कटिक देशों से आए थे। और कुछ लोगों ने यह भी माना कि वो कहाँ के निवासी थे, भारतीय मूल के वो निवासी थे।
अच्छा, उस समय का अगर आपको देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमारे पास कोई और सोर्स सुनिए, कौन सा सोर्स मिलेगा आपको? केवल क्लाइमेट के आपको सोर्स मिल जाएंगे। उस समय के फ्लोरा एंड फौना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमसे कि लोग कहाँ से आए, उसके आधार पे हमने बताने की कोशिश की है। जो उनकी शब्दावली है एक शीतोष्ण गैर भारतीय जलवायु की ओर इशारा करती है। किसकी शब्दावली? जो आर्य लोग हैं, जब उन्होंने जब शब्दावली का प्रयोग करना शुरू किया तो उन्होंने बार बार ऐसे प्रदेशों का नाम लेना शुरू किया जो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक कैसा इलाका, एक शीतोष्ण इलाका है और गैर भारतीय जलवायु, मतलब भारत की जलवायु जैसे मानसूनी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु की बात नहीं कर रहे हैं वो। कैसी जलवायु की? एक ऐसी जगह की जलवायु जहां पे ठंडक है, जहां पे शीतोष्ण इलाका है। फ्रीक्वेंटली मेंशंस उन्होंने क्या किया है? मेंशन ऑफ द हॉर्स, काउ, बुल विच आर नेटिव टू स्टेपीज। जो कहाँ के स्टेपीज नेटिव हैं? स्टेपीज, उन घास के मैदानों में जो ज्यादा जानवर मिलते हैं। जैसे हमने देखा था कि हड़प्पा के समय में हमारे यहाँ पे घोड़े नहीं थे, लेकिन ये लोग बार बार कौन से जानवर की बात कर रहे हैं? घोड़े की बात कर रहे हैं, काऊ की बात कर रहे हैं, बुल की बात कर रहे हैं। Absence. Tiger and rhinos characteristic of India's climate do not occur in the ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन जानवरों का नाम ही नहीं है। किसका? राइनोस का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, गैंटो का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा टाइगर, शेर का नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बाघ का नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दे आर नेटिव टू इंडिया, जो आपको इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको टाइगर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन किसके बार बार नाम ऋग्वेद में आपको देखने को मिल रहा है? आपको नाम देखने को मिल रहा है हॉर्स का। इसका मतलब शायद ये लोग कहाँ के नहीं थे, ये लोग मूल रूप से भारत के नहीं थे। ये एविडेंस हमको कौन दे रहा है? उस समय का क्लाइमेट और फौना दे रहा है। अब बात करते हैं, अगर ये नहीं थे और ये मान लिया जाए कि सेंट्रल स्टेपीज से आए हैं, इसका मतलब तो ये भी होना चाहिए कि भारत और ईरान के बीच में कोई पुराना लिंक होना चाहिए। डू वी हैव एनी कल्चरल लिंक बिटवीन इंडिया एंड ईरान और बिटवीन ऋग वैदिक पीरियड और उस समय का जो ईरान का पीरियड चल रहा था, उसमें कोई लिंक है या नहीं? तो उसको भी जान लेते हैं। वैदिक कल्चर वॉज सिमिलर टू एंशिएंट ईरान एज देयर ओल्डेस्ट टेक्स्ट द ऋग्वेदा एंड द अवेस्ता शेयर कॉमन टर्म्स ऑफ गॉड एंड सोशल क्लासेस। तो बहुत सारे नाम आपको जो ऋग्वेद में जिन भगवानों के नाम आपने देखे हैं, गॉड्स के नाम जो देखे, वो आपको कहां पे भी देखने को मिलेंगे? याद करो, अभी हमने नाम पढ़ा था एक बुक का, अवस्था, ईरानियन टेक्स्ट का नाम पढ़ा था, उसमें भी आपको वो नाम देखने को मिलते हैं। द कॉमन ऑरिजिन सजेस्टेड बाय द सिमिलर वर्ड्स वेयर एज इन संस्कृत चेंजेस टू एच इन अवस्थान, एग्जाम्पल सोम बिकम होम एंड सप्त सिंधु बिकम हप्त हिंदू। तो आप देखोगे जो ईरानियन लोग हैं, ईरानियन जो टेक्स्ट है उसमें आपको जहां जहां पे ऋग्वेद में एस देखने को मिल रहा है, एस शब्द आपको देखने को मिल रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? एच में कन्वर्ट हो गया है। जैसे सोम, सोम के हम बात करेंगे, सोम क्या है उसकी हम बात करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सै नहीं बोला जा रहा, तो क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। सप्त सिंधु की बात की जाएगी तो वो हप्त हिंदू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीजें कॉमन चीजें हैं जो आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिल रही है और ईरान के टेक्स्ट अवस्था में भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि ये दोनों क्या शेयर कर रहे थे? एक लिंक शेयर कर रहे थे। क्या शेयर कर रहे थे? लिंक शेयर कर रहे थे। द हॉर्स अ कोर कल्चरल ट्रेट, घोड़ा एक मुख्य सांस्कृतिक विशेषता। घोड़े पे हम लोग 3 या 4 स्लाइड डिस्कस करेंगे। और वैदिक एरा का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये हॉर्स। क्या है ये? हॉर्स। और ये इसके बाद आप देखोगे पूरे भारत के इतिहास में हॉर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि हॉर्स अ कोर कल्चरल ट्रेट, एक सांस्कृतिक विशेषता का, मुख्य सांस्कृतिक विशेषता को कौन बता रहा है? यहाँ पे घोड़ा बता रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि उस समय के जब ऋग्वेद को आप पढ़ोगे तो बहुत सारी शब्दावली ऐसी है जो ये बता रही है कि शीतोष्ण इलाके से आए हैं और वहां पे किस तरीके के जानवर हैं। घोड़ा वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। हड़प्पा में, जबकि डिबेटेबल टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि हमारे पास हॉर्सेस हैं या नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में बार बार क्लियरली मेंशन किसका किया जा गया है? घोड़े का किया गया है। द हॉर्स और अश्व is regarded as the indispensable trait of Aryan culture, playing a crucial role in their life, warfare and mythology। उनकी पौराणिक कथाओं को देखो, उनकी युद्ध तकनीक में अगर आप देखो, उनके जीवन में देखो, तो एक महत्वपूर्ण अंग किसका था? एक महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा इस अश्व का और घोड़े का, हॉर्स का। The term
अश्व एंड इट्स कॉग्नोनेट अपीयर इन संस्कृत, अवेस्तन, ग्रीक एंड लैटिन। अश्व शब्द और इसके सजातीय संस्कृतीय अवेस्तन और ग्रीक लैटिन में दिखाई देते हैं। जिस तरीके से हम लोग अश्व इसे बोल रहे हैं, इसी तरीके से आपको बिल्कुल मिलते जुलते शब्द आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ईरान की अवेस्तन में आपको देखने को मिलेगा और ग्रीक और लैटिन भाषा में आपको देखने को मिलता है। इन द ऋग्वेद द टर्म अश्व अकर्स कितने टाइम्स, 215 टाइम्स। कितने टाइम्स, 215 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। और इतना मोर देन एनी अदर एनिमल्स, सभी अन्य जानवरों से ज्यादा किसका नाम आपको देखने को मिलेगा, इस अश्व का नाम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ऋग्वेद में। और कितनी बार, करीब 215 बार। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा उन लोगों के लिए अश्व। आगे चले, द वॉर चैरियट। अब अश्व अगर है इन लोगों के पास तो अब चैरियट बनाना तो बहुत आसान हो गया है। चैरियट मतलब रथ बनाना बहुत आसान हो गया होगा। तो आप देखोगे ये ग्रीक माइथोलॉजी में भी आपको चैरियट देखने को मिलेगा, ईरानियन माइथोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, और इंडिया में तो आपको बताइए चैरियट का कितना इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है। बार बार हमने हर युद्धों में चैरियट और अश्व की बात करते हैं। हम किसी भी युद्ध को आप देखो, भारत के किसी भी पौराणिक युद्ध को, तो उसमें अश्व का योगदान आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं चैरियट की। द यूज ऑफ हॉर्स ड्रॉन चैरियट वाज अ की एडवांटेज ऑफ द इंडो यूरोपियंस वेल नोन इन वैदिक, अवेस्तन एंड द होमेरियन टेक्स्ट। ग्रीक टेक्स्ट में भी आपको देखने को मिलता है। सभी जगह आपको किसके बारे में बात की जा रही है, घोड़े से खींचे जाने वाले रथों की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर देखें, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील चैरियट इज फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया। और कब की बात है, 4th मिलेनियम BC, रीचिंग द साउथ रशियन स्टेपीज अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, पहिए वाले रथ का सबसे पहला साक्ष्य पश्चिमी एशिया से है, जो उसी समय के आसपास दक्षिण रूसी स्टेपे तक पहुंचा। तो सबसे पहला एविडेंस कहां पे मिला है, वेस्टर्न एशिया में आपको देखने को मिला है। उसके बाद दशरथ, दशरथ आपको नाम देखने को मिलेगा। दशरथ, अगर इस नाम को आप ध्यान से देखो, दशरथ, इसको तोड़ के देखो तो दश मतलब 10, रथ मतलब चैरियट। तो क्या शायद ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कितने चैरियट हैं, 10 चैरियट हैं। तो देखो, दशरथ, द नेम ऑफ द मितानी किंग मीन्स द पर्सन पोजेसिंग द 10 चैरियट। दशरथ एक मितानी राजा का नाम है जिसका अर्थ है 10 रथों वाला व्यक्ति। और आगे जाके आपको पता ही कि दशरथ नाम तो कितना प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि इसका मतलब रथ जो है उस समय, जो चैरियट है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, स्पोक्ड व्हील। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो पहिए तो हमारे पास थे, लेकिन कैसे व्हील नहीं थे, स्पोक्ड व्हील नहीं थे। हम जैसे वैदिक एरा में पहुंचेंगे, अब कौन से व्हील आ गए हमारे पास, इस तरीके से स्पोक्ड व्हील आपको देखने को मिले। स्पोक देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, द स्पोक्ड व्हील वाज अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दे मेड चैरियट्स लाइटर एंड फास्टर। अब स्पोक्ड व्हील्स हैं, स्पोक्ड व्हील्स क्या कर सकते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो गया तो ज्यादा तेजी से आपका रथ जो है वो चल सकता है। Spoked wheels first appeared in the Iran and the North Caucasus around 2300 BCE। ईरान और कॉकेशियस में आपको सबसे पहले एविडेंस किसको देखने को मिले, स्पोक्ड व्हील के आपको देखने को मिले। ऑल टॉय कार्ड्स फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स हैव सॉलिड व्हील। हमने बताया था कि हड़प्पन साइट्स में जितने भी टेराकोटा फिगर्स मिले उनमें कहीं पे भी हमको स्पोक्ड व्हील नहीं मिल रहे। कैसे व्हील मिले, सॉलिड व्हील आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, एंड स्पोक्ड व्हील्स ओनली अपीयर इन द पोस्ट हड़प्पन फेज एट बानावली। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा कि पोस्ट हड़प्पन में एक ऐसी साइट जहां पे आपको स्पोक्ड व्हील के एविडेंस मिले हैं, वो कौन सी जगह है, तो बनावली। कौन सी जगह है, वो बनावली वो जगह है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि बनावली आपको कहां देखने को मिलती है। अच्छा, याद करो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्रिमेशन की बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था डोमेस्टिकेशन चूंकि शुरू हो गया था, तो जब भी दफनाया जा रहा था किसी को, घरों में भी दफनाया गया, बाहर भी दफनाया गया, तो बहुत बार उनके जानवरों के साथ उनको दफनाया गया। साथ ही साथ बहुत सारी पॉटरीज हमने देखी, बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स है वो उनके साथ दफनाए गए। लेकिन आप देखोगे जैसे ही वैदिक एरा आएगा, अभी क्रिमेशन वाली प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी कि दफनाने वाली प्रैक्टिस, और
और क्या कौन सी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी? आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे दाह संस्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? दाह संस्कार हो रहा है, जलाने की बात हो रही है। तो अब क्रिमेशन हो रहा है। बरी जो प्रैक्टिस है वो धीमे धीमे आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। देखो, क्रिमेशन इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द आर्यन एंड द हड़प्पन्स। क्या? क्रिमेशन एज द हड़प्पन्स प्रैक्टिस अर्थ बरियल। आपने देखा था कि अर्थ में जमीन में दफनाया जा रहा था हड़प्पा में, लेकिन वैदिक पीरियड में क्या किया जा रहा है? दाह संस्कार किया जा रहा है, आग के हवाले सौंपा जा रहा है। द प्रैक्टिस इज सपोर्टेड बाय द वैदिक, अवेस्तन एंड द होमेरिक टेक्स्ट। तीनों ही ग्रंथों में आपको देखने को मिलती है, चाहे ग्रीक की बात करें, चाहे ईरान की बात करें, चाहे भारत की बात करें। द फायर कल्ट सेंटर्ड ऑन द फायर ऑल्टर वॉज स्पेशल ट्रेट ऑफ द इंडो ईरानियन। अग्निपंथ जो अग्नि वेदी पर केंद्रित था, इंडो ईरानियों की एक विशेष विशेषताएं थी। तो आपको उस समय इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी? अग्नि वेदी आपको देखने को मिलेगी। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, और ये क्या है? ये उस क्रिमेशन होते हुए आप देख रहे हो। ठीक है, चलते हैं आगे। जेनेरिक एविडेंस। अब एविडेंसों की अगर आगे की बात करें तो एक और एविडेंस है, जो कौन सा है? अनुवांशिक साक्ष्य है। जेनेटिक सिग्नल्स दैट pass from generation to generation like together speaker of the इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये सभी लोग आर्यन थे, तो इन सबका जेनेटिक जो एविडेंस है वो भी सेम होना चाहिए। कुछ ना कुछ जीन तो सब में मिलने ही चाहिए अभी भी। जेनेटिक मार्कर कॉल्ड M17 प्रिवेल्स इन 40% ऑफ द पीपल इन द सेंट्रल एशियन स्टेपीज। ठीक है, कौन से जीन की हम बात करें? एक जीन है जिसका नाम है M17 प्रिवेल्स इन 40% ऑफ द पीपल इन द सेंट्रल स्टेपी रीजन। This marker is also found in 35% of the Hindi speaking in Delhi area, suggesting a migration from the Central Asia। इसका मतलब अगर आपको 40% लोगों में M17 स्टेपीज में मिल रहा है, और यही सेम जीन 35% आपको कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? तभी जीन कॉमन हो सकते हैं जब क्या हो? कोई ना कोई लिंकेज हो। इसका मतलब ये बात प्रूव की जाने की कोशिश की जा रही है कि सब लोग कहां से आए थे? स्टेपीज से आए थे। अब इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस की अगर अपन बात करें तो लिंग्विस्टिक ट्रेसेस ऑफ द प्रोटो इंडो ईरानियन और इंडो इरानियन लैंग्वेज आर फाउंड इन इंस्क्रिप्शन आउटसाइड इन इंडिया बट नॉट इन इंडिया इटसेल्फ। तो जो शुरुआती, अगर आप देखो, प्रोटो मतलब पुराना, इंडो ईरानी या इंडो आर्यन भाषा के भाषाई निशान भारत के बाहर शिलालेखों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में पाए नहीं जा रहे हैं अभी। आगे आप देखोगे अर्ली ट्रेसेस की अगर आप बात करोगे तो कहां मिल रहे हैं आपको? इराक में देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कौन से राजवंश की बात की जा रही है? अगादे राजवंश की बात की जा रही है। और कितना पुराना है? 2200 BC की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एनाटोलिया जो टर्की के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप देखोगे हित्ती जो शिलालेख है कितना पुराना है? 19 से 17 शताब्दी BCE, 19 to 17 BCE का आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? एनाटोलिया। तो भारत में तो नहीं मिल रहा, लेकिन भारत के बाहर हमको शिलालेख देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि आर्यन लोग आए, बाहर से आए, स्टेपीज से आए, जो एविडेंसेस अभी हमने देखे। अच्छा, लेकिन उस समय जब ये आर्यंस यहाँ पे आए रहे होंगे, लिंग्विस्टिक ग्रुप यहाँ पे आ रहा होगा, तो हड़प्पा के कुछ लोग तो बचे होंगे। भाई मैं ये तो माना जा सकता है कि जो मैच्योर हड़प्पन फेज है वो खत्म हो गया था, लेकिन पोस्ट हड़प्पन फेज तो चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग तो होंगे, तो उनके साथ क्या हुआ इसकी बात कर रहे हैं। द थ्योरी दैट आर्यंस एंड हड़प्पन्स वर द सेम पीपल ओवरलुक क्रूशियल लिंग्विस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये कह रहा है कि ये सिद्धांत है कि आर्य और हड़प्पावासी एक ही लोग थे। महत्वपूर्ण भाषाई और पुरातात्विक साक्ष्य को अनदेखा करता है। मतलब ये दोनों साक्ष्य इस बात की पुष्टि नहीं करते। क्या क्या डिफरेंसेस से बात की जाए? सेटलमेंट, वैदिक जो लोग थे, जो आर्यन लोग थे, ये कैसे थे? ये लोग हैं रूरल, जबकि हड़प्पा के जो लोग थे वो कैसे थे? वो थे अर्बन या शहरी। इकोनॉमी की अगर अपन बात करें तो वैदिक लोग किस तरीके की इकोनॉमी पे बिलीव करते थे? वो करते थे पेस्टोरल और वॉर बेस्ड। वो लड़ाई करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ पशुपालन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जबकि हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या किया करते थे? वो व्यापार किया करते थे। आपने देखा मेसोपोटामिया तक व्यापार हो रहा है और पीस बेस्ड, वहां पे हमको कहीं पे भी किसके जो
शस्त्र और अस्त्र होते हैं उसके एविडेंस नहीं मिल रहे, इसका मतलब वो शांति प्रिय लोग थे। हॉर्सेस की अगर अपन बात करें तो वो वेद में आपको बार बार ग्लोरिफिकेशन किसका मिलेगा, हॉर्सेस का मिलेगा, जबकि आपको हड़प्पा की मोहरों पे इस तरह से कहीं पे भी आपको हॉर्सेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात से ये तो प्रूव हो रही है कि आर्य और हड़प्पा के जो लोग थे वो एक लोग नहीं थे, दोनों कैसे थे, अलग अलग लोग थे। कैसे थे, अलग अलग लोग थे। द इंडो ईरानियन द इंडो ईरानियन एंड्रोनोवो और BMC, अब ये क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंडो ईरानियंस मूव टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम टू सेंट्रल एशियन आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, दो कल्चर से कहाँ पे आए, इंडिया में आते हैं। अब ये दो कल्चर कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। पहला है एंड्रोनोवो संस्कृति या एंड्रोनोवो कल्चर, और दूसरा है BMAC। अब ये BMAC क्या है इसकी भी हम बात करते हैं, पहले एंड्रोनोवो की हम बात कर लेते हैं। कौन सी किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, सेकंड मिलेनियम BC की हम बात कर रहे हैं। आप देखोगे कवरिंग सेंट्रल एशिया शोज की आर्यन एलिमेंट्स लाइक स्टॉक ब्रीडिंग एंड स्पोक व्हील्स। तो ये दूसरी सहस्त्राब्दी की हम बात कर रहे हैं, मध्य एशिया को कवर करते हुए पशुपालन और आर्यदार पहिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहा जाता है कि साहब आप ये तो कह रहे हो कि आर्यन लोग भारत में आए, ईरान के थ्रू आए, और ईरान के थ्रू आए तो हमने इनको कहा इंडो ईरानियन, लेकिन जब इंडो ईरानियन बन के भारत में आ रहे थे तो मुख्यतः दो संस्कृति के लोग थे जो भारत में पहुंचे। पहली संस्कृति कौन सी थी, एंड्रोनोवो, और एंड्रोनोवो की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको स्पोक्ड व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ पशुपालन होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो बाद में इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी BMAC, ये क्या है, तो BMAC की फुल फॉर्म है बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, बैक्टीरिया और मार्जियाना, BMAC आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये किस समय का है, 1900 से 1500 BC के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। शोज एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, चैरियट्स एंड द क्रिमेशन। क्या हमको तीनों चीजें इंडिया में आर्यंस के टाइम में देखने को मिली, क्रिमेशन हमने देखा था, बिल्कुल देखा था, चैरियट हमने देखा, साथ ही साथ हमने हॉर्सेस की भी बात करी। तो BMAC से ये तीन चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो स्पोक्ड व्हील्स हैं, और साथ ही साथ अगर अपन बात करें पशुपालन की, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई भारत में जो लोग आ रहे हैं वो इन दो जगह से आपको देखने को मिलेंगे। कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे थे, BMAC को और एंड्रोनोवो को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, चला जाए आगे। आगे बात करते हैं पिट ड्वेलिंग एंड बर्च। ठीक है, अब ये लोग सोचो ठंड में रह रहे हैं, तो ठंड में रहने के लिए आप बताओ सरफेस से ऊपर रहा जाएगा या सरफेस में नीचे गड्ढा करके रह लिया जाए तो आपको ठंड कम लगेगी। तो बिल्कुल उसी बात को हम देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द पिट ड्वेलिंग इज एसोसिएटेड विद द आर्यन कल्चर एंड मे हैव ओरिजिनेटेड इन द कोल्ड कंडीशन। अगर कोई नीचे रह रहा है जमीन के, इसका मतलब वो कौन सी प्रदेशों से वो आया है, उसको वो उस जगह की प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी। और क्या सेंट्रल स्टेपीज में ठंडी पड़ती है, तो आप कहोगे बिल्कुल सेंट्रल स्टेपीज में तो तापमान बहुत कम रहता है। यूक्रेन में अगर आप देखो कितना पुराना आपको मिल रहा है, 4500 BCE का आपको देखने को मिल रहा है। एंड द स्वात वैली यहाँ पे आपको 1500 BCE का देखने को मिल रहा है। किसके एविडेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। द यूज ऑफ बर्च वुड, बर्च एक लकड़ी का नाम है, बर्च वुड इज एन आर्यन फीचर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द लेटर फॉर द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो बर्च जो लकड़ी होती है उसको पहले वो यूज किया करते थे किसके लिए, पिट ड्वेलिंग जब करते थे वो गड्ढे में अपना घर बनाते थे तो घर की छतों पे वो लगाया करते थे। और बाद में देखोगे आपकी ऋग्वेद और जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखे गए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने के लिए भी उन्होंने कौन सी लकड़ी का प्रमुख रूप से प्रयोग करेंगे, वो बर्च का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बर्च का प्रयोग करेंगे। एनिमल एंड हॉर्स सैक्रिफाइस, अब देखोगे कि अभी तक इंडिया ने कोई बलि जैसी कोई प्रथा आपने नहीं सुना है हड़प्पा में, लेकिन जैसे आर्यंस आएंगे तो एक नई प्रथा इंडिया में आएगी जिसे हम कहेंगे कि सैक्रिफाइस। क्या होगा, सैक्रिफाइस आपको देखने को मिलेगा, पशुओं का सैक्रिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और हॉर्स के रूप में बहुत सारे यज्ञ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने नाम सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, अश्व का मतलब क्या है, घोड़ा, मेघ यज्ञ मतलब अश्वमेघ यज्ञ, इस तरीके
कोई चीज हो रही होगी। देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एनिमल सैक्रिफाइस अ कॉमन रिचुअल अमंग द पेस्टोरल ट्राइबल पीपल। तो ये बहुत आम बात थी, लेकिन किसके लिए थी? पशु बलि आदिवासियों के लिए बीच एक सामान्य अनुष्ठान था। हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध was a ritual typical for the Indo-Europeans supported by the text and archaeological outside India। तो भारत के बाहर अगर आप देखोगे तो किसका वध किया जा रहा है? अश्व का। अश्व की बलि यहाँ पे देखने को भी मिलती है, लेकिन वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? भारत के बाहर आपको देखने को मिल रही है। भारत के बाहर के एविडेंसेस हमारे पास हैं। इसके अलावा आर्यों के टाइम पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, सोम। क्या देखने को मिलेगा? सोम। अब ये सोम क्या है? द कल्ट ऑफ सोम, और अगर इंडिया में सोम बोल रहे हैं तो ईरानियन लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? होम बोलेंगे, क्योंकि वहां पे एस नहीं बोला जा रहा। वॉज कन्फाइंड टू द ईरानियन एंड द वैदिक पीपल। ग्रीक में आपको नहीं मिलेगा, कहाँ पे? ईरान में और वैदिक पीपल में आपको देखने को मिल रहा है। द सोम प्लांट इज बिलीव टू बी ephedra, small twigs of which were found in the vessel used for the drinking rituals in the Turkmenistan। सोम पौधे को इफेड्रा माना जाता है, ठीक है? क्या माना जाता है? इफेड्रा माना जा रहा है, जिसकी छोटी टहनियां तुर्कमेनिस्तान में पीने के अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सोम है। तो सोम का क्या जाता है? सोम पान किया जा रहा है। यहाँ पे ये पेड़ है और इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती थी। तो उस समय कल्ट ऑफ सोम, सोम पंथ आपको देखने को मिला, जो क्या पी रहे हैं? अनुष्ठानों के बाद, अनुष्ठानों के समय क्या पी रहे हैं? कुछ लिक्विड ये लोग पी रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय की। एक और इंपॉर्टेंट सिंबल आर्यंस का वो क्या है? स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक। और ये स्वास्तिक सिंबल है, और इसको सीधा बनाना चाहिए, है ना? आपने अक्सर देखा होगा इसको लोग कुछ टिल्ट कर देते हैं और यूरोपियन लोग हमसे क्या हो जाते हैं? चिढ़ जाते हैं। तो उनको समझना चाहिए स्वास्तिक सिंबल, हम लोग कब की बात कर रहे हैं? आर्यंस की बात कर रहे हैं। और आप जिस सिंबल की बात करते हो वो हिटलर के सिंबल की बात है, जो 1930s 1940s में आपको देखने को मिल रहा है। और स्वास्तिक ये BCE, जब आपका कल्चर शुरू भी नहीं हुआ था, हम उस समय की बात कर रहे हैं। द स्वास्तिका सिंबल दो फाउंड ग्लोबली वाज अडॉप्टेड बाय द आर्यंस। पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किस में जहां जहां ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? आर्यंस पे पास आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनेटेड एलम मच अर्लियर देन द 200 BCE की हम बात कर रहे हैं, एंड अपीयर्ड इन द हड़प्पन कल्चर अराउंड दैट टाइम। तो हड़प्पन कल्चर में भी आपको कुछ जगह देखने को मिलता है, और इसका उद्भव ईसा से कितना पहले? 2000 साल पहले आपको देखने को मिल रहा है। कहां पे? एलाम में आपको देखने को मिल रहा है। It came to be regarded as a symbol of the Brahmanical culture in early Christian centuries। तो शुरुआती ईसाई अगर आप शताब्दी देखोगे, उनमें ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रतीक क्या माने जाने लगा? ये स्वास्तिक का सिंबल। तो जब क्रिश्चियनिटी शुरू नहीं हुई थी, उससे भी हम कब की बात कर रहे हैं? 2000 साल पहले की। तब से ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और मुख्य रूप से कौन प्रयोग कर रहा है इनको? आर्यंस प्रयोग कर रहे हैं। लैंग्वेजेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हमने ये तो जाना है कि लिंग्विस्टिक ग्रुप है, आर्यंस बाहर से आ रहे हैं। तो क्या भारत के उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी? तो देखते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट फैमिलीज। कितनी फैमिली की लैंग्वेज बोली जा रही है? भारत में 4 प्रमुख फैमिली की लैंग्वेज बोली जा रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इंडो यूरोपियन फैमिली, इसमें आपको संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगाली आपको देखने को मिलेगी। तो प्रमुख रूप से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इस बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? नॉर्थ इंडिया की बेल्ट आपको जिसको कहोगे। तिब्बतियन बर्मन फैमिली, ये आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे? पूर्वोत्तर में जो भाषा बोली जा रही है ये कौन सी है? इंडो तिब्बतियन फैमिली की। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ये आपको प्रमुख रूप से झारखंड में जो आपको भाषा देखने को मिल रही है वो कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की। और लास्ट में आपको द्रविडियन फैमिली, जहां पे आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो कौन सी भाषाएं हैं? वो आपको द्रविडियन फैमिली के देखने को मिलती हैं। तो 4 प्रमुख भाषाएं, 4 प्रमुख भाषाओं के परिवार आपको देखने को मिलते हैं भारत में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर से देखो हॉर्स, तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऋग्वेद में और वैदिक एरा में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन सा है? ये हॉर्स है। हॉर्स इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ आर्यन कल्चर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द हड़प्पन्स। हड़प्पा में देखने को नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही वैदिक एरा आया आपको क्या देखने को मिले? हॉर्सेस आपको देखने को मिले। हॉर्सेस वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन द सेंट्रल एशिया एंड बिकम कॉमन इन वेस्ट एशिया ड्यूरिंग द 2nd मिलेनियम BCE। तो शुरुआत में तो कहां पे देखने को मिले थे? केवल सेंट्रल एशिया में, लेकिन
बाद में आप देखोगे कि डोमेस्टिकेशन इनका शुरू हो गया। और इनका यूज कहाँ पे होने लगा, मिलिट्री यूजेस आपको देखने को मिला। अभी हमने एक तो देखा हॉर्स सैक्रिफाइस आपने देखा, और अब क्या देख रहे हो आप, हॉर्सेस का मिलिट्री यूज। इट्स स्विफ्टनेस इनेबल देम टू एक्सपेंड वाज इन क्रूशियल इन द वॉरफेयर एज सीन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप बार बार देखोगे कि जब भी युद्ध हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से युद्धों का वर्णन है ऋग्वेद में, उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, घोड़े का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि घोड़ा बहुत तेजी से क्या कर सकता है, भाग सकता है। स्विफ्टनेस आपको देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें वैदिक कल्चर की और हड़प्पन कल्चर की, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। टाइम पीरियड आपने देखा था 2600 से 1900, और ये आपको देखने को मिलेगा 1500 से 600 बीसी वैदिक पीरियड। सेटलमेंट की अगर अपन बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, अर्बन था। वहीं पे जो वैदिक पीरियड है कैसा है, रूरल है। अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये कैसा था, ये ट्रेड बेस्ड था। कैसा, यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। लेकिन वैदिक कम्युनिटी कैसी है, ये पास्टोरल कम्युनिटी है जो पशुपालन पर विश्वास करती है। यूज ऑफ आयरन, इंडस वैली में ब्रोंज का यूज हो रहा था, आयरन की खोज इनको नहीं थी। लेकिन वैदिक पीरियड में हम देखेंगे, स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड में किसकी खोज हो गई है, लोहे की खोज हो गई है, आयरन की खोज हो चुकी है। हॉर्स आईवीसी को नहीं पता था, कुछ जगह ही हमको एविडेंस मिले, वो भी डिस्प्यूटेड है। लेकिन वैदिक सोसाइटी को अच्छी तरीके से पता था किसके बारे में, हॉर्सेस के बारे में। क्या और भी डिफरेंसेस हैं, तो लिपि स्क्रिप्ट की अगर अपन बात करें तो अभी तो इनकी तो आईवीसी की जो लिपि है, तो हमने अभी तक हमको इनको पढ़ना नहीं आता है। लेकिन वैदिक कल्चर की कोई इस तरीके का हमको जो साक्ष्य मिलता है, कहाँ पे मिलेगा, केवल वेदों में मिलता है। तो इनकी स्क्रिप्ट को हमने क्या कर लिया, डिसाइफर कर लिया है। वॉर, युद्ध की हम बात करें तो इंडस वैली में आपको कोई भी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, जबकि वैदिक सोसाइटी में आपको युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। धर्म की अगर अपन बात करें तो ये कैसे थे, ज्यादातर सेक्युलर लोग इसको मानते हैं, या मदर गॉडेस की ये लोग पूजा करते थे। याद करो, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की आपने याद करी हो कि पशुपति नाथ की हमने बात करी थी। ये कैसे लोग थे, वैदिक जो लोग थे नेचुरलिस्टिक है। इसमें आप देखोगे ये क्या कर रहे हैं, नेचर को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दे रहे हैं, मतलब नेचर को नेचर से खुश किया जा रहा है। साथ ही साथ मेल गॉड्स आपको देखने को मिलेंगे, हम लोग देखेंगे अग्नि, अरुण, वरुण, इस प्रकार के भगवान आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बरियल प्रैक्टिस आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको दफनाने की प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी आईवीसी में। वहीं पे क्रिमेशन की प्रैक्टिस आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वैदिक सोसाइटी में आपको देखने को मिलती है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कनेक्शन की बात कर रहे थे, हड़प्पा से कहां तक की, हड़प्पा से वैदिक पीरियड। यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से एक दूसरे से अलग थे, कौन कौन सी चीजें आर्य लोग लेके आएंगे, आर्य कौन था, ये सारी चीजें आप उम्मीद करता हूं जान गए होंगे। अब इस पूरे पीरियड में हम प्रवेश करते हैं जिसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पशुपालन होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, गाय कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको हॉर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जो पीछे घर है वो आपको समझ में आ रहे हैं, पक्के नहीं बने हुए हैं। इसका मतलब अब अर्बन सोसाइटी नहीं है, कौन सी सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है। द एज ऑफ द ऋग्वेद, ऋग्वेद के काल की अगर अपन बात करें तो कौन सा काल है ये 1500 से 1000 बीसी की बात हम लोग कर रहे हैं। इस समय की हम किसके बारे में बात करेंगे, सोसाइटी की, पॉलिटी की और रिलीजन की हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में किस किस तरीके से चीजें थी। और इसी तरीके से आपको एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें हमारे आर.एस. शर्मा में लिखी हुई है। अगर ये सब चीजें आप पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब आप अपना सिलेबस क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ सेटलमेंट की अगर अपन बात करें कि अर्ली वैदिक सेटलमेंट्स जो थे वो कहां कहां पे सिचुएटेड थे, तो अर्लीस्ट आर्यन लिव्ड इन द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। कौन से रिवर्स, 7 रिवर्स की बात की जा रही है, जिसे क्या कहा जाता था, सप्त सिंधु कहा जाता था। और ईरानियन टेक्स्ट में से क्या कहा जाएगा, हप्त हिंदू कहा जाएगा। विच कवर्स मॉडर्न डे ईस्टर्न अफगानिस्तान, तो आज के अफगानिस्तान में, पंजाब एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न यूपी। तो अफगानिस्तान से लेके यूपी तक का जो एरिया है, यहाँ पे आपको शुरुआती आर्यंस आपको देखने को मिलेंगे। द रिवर सरस्वती इज कॉल्ड द नदी तामा। नदी तामा मतलब जो नदियों में सबसे उत्तम है, उसको हम क्या करें, नदी तामा। इन द ऋग्वेदा आइडेंटिफाइड विद द घग्गर हाकरा चैनल। ठीक है, घग्गर हाकरा चैनल जो है, इसका मतलब ये है कि उस समय अगर अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखोगे तो नदियों में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इंडस नहीं है, रहे इंडस के पास रहे, लेकिन इंडस के अलावा इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, सरस्वती। सरस्वती।
आगे अपन चलते हैं। मेजर रिवर्स एंड देयर वैदिक नेम्स, तो उस समय की नदी थी उनके वैदिक नाम कौन कौन से हैं। सिंधु जो नदी है इसको ये इंडस कहा जाता था, यह सिंधु सिंधु आप समझ सकते हो। इसके अलावा वितास्ता, वितस्ता ये किसका नाम है, झेलम नदी का नाम है। चिनाब का नाम है असीकनी, क्या है, असीकनी से कहा जाता था। परुष्णी कहा जाता था रावी नदी को। ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था और सतलज नदी को शतद्रु कहा जाता था। ये नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है आपसे प्री में भी पूछ लिया जाए, तो एक बार आप इसको अगर आंखों के सामने से निकाल दोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। द ऋग्वेदा द प्राइमरी टेक्स्ट, तो ये पीछे आप देख पा रहे हो इमेज, ये किसकी है, ऋग्वेद की है। किसकी है, ऋग्वेद की है। उसे कौन सा टेक्स्ट कहा जा रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट कहा जा रहा है, प्राथमिक प्राथमिक ग्रंथ इसे कहा जा रहा है। क्यों, सबसे पहले क्या लिखा गया, सबसे पहले ही ऋग्वेद लिखा गया। द ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज प्रोवाइडिंग द मेन सोर्स ऑफ फॉर दिस पीरियड। तो सबसे पहला टेक्स्ट जो इंडो यूरोपियन भाषा में लिखा गया वो कौन सा टेक्स्ट था, वो था ऋग्वेद। कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रेयर्स ऑफ द गॉड। अब यहाँ पे आप देखो कौन कौन से गॉड हैं। अग्नि आपको देखने को मिलेगा, अग्नि देवता आपको देखने को मिलेंगे, इंद्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो किससे आप इनकी प्रार्थना कर रहे हो, कविताओं से प्रार्थना कर रहे हो, किसकी, गॉड लाइक अग्नि एंड इंद्र। स्ट्रक्चर इट वाज 10 मंडल्स, कितने मंडल्स आपको देखने को मिले, कितनी किताबें बेसिकली ऋग्वेद में 10 किताबें हैं। कितनी किताबें, ऋग्वेद की 10 किताबें हैं। जो शुरुआती में लिखी गई, सबसे पहले जो लिखी गई, सेकंड से लेके 7 तक आर द अर्लीस्ट, वाइल फर्स्ट एंड 10th वर द एडिशंस। तो पहले 2 से लेकर 7 ये किताब लिखी गई, 2 से 7। उसके बाद 8 और 9 लिखा गया, और सबसे लास्ट में क्या, कौन सी किताब लिखी गई, 1 और 10 लिखी गई। आपसे पूछा रहे कि सबसे पुराने मंडल कौन से हैं, तो 2 से 7 हैं, और सबसे नए मंडल कौन से हैं, 1 और 10 नंबर का जो मंडल है वो सबसे बाद में उसका एडिशन किया गया, किसमें, ऋग्वेद में। अच्छा, ऋग्वेद में कुछ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जा रही है। उस ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में आप देखो हॉर्स चैरियट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, तीर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। द आर्यंस वर एंगेज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कौन कौन से, विद द प्री आर्यंस एंड अमंगस्ट देमसेल्फ। तो 2 युद्ध तो आप देखोगे, 2 तरीके के युद्ध, एक तो उन लोगों के साथ युद्ध हो रहा है जो आर्य नहीं है, और दूसरा उन लोगों के साथ युद्ध हो रहा है आपस में ही, मतलब आर्य वर्सेस आर्यन और आर्य वर्सेस नॉन आर्यस। ये 2 युद्ध आपको देखने को मिलते हैं। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स एंड कॉल्ड दासास एंड दस्यु। तो यहाँ के जो स्वदेशी लोग थे, जो यहाँ पे रहा करते थे, जिनको इन लोगों ने कहा दास और दस्यु, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया, पहला तो। और दूसरा आप देखोगे दस्यु हत्या और द स्लॉटर ऑफ द दस्युज इज रिपीटेडली मेंशन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक शब्द देखने को मिलेगा, दस्यु हत्या। अच्छा, दस्यु हत्या का मतलब क्या है कि आपको किसकी हत्या करनी है, इन दासों की और दस्यु की। मतलब आपको इस जगह को ऑक्यूपाई करना है, तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, और लड़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा बार बार किसमें आपको देखने को मिलेगी, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके का एक युद्ध आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राज युद्ध कहा जाता है। 10 राज मतलब 10 राजाओं का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। एक नदी के किनारे लड़ा गया, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्यों लड़ा गया, देखो ये एक अंतर जनजातीय संघर्ष था, एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? क्योंकि जिसने एक कबीले के वर्चस्व को स्थापित किया। 10 राजाएं, 10 राजाओं में सबसे पावरफुल कौन है ये कैसे पता लगेगा? आपस में युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा वो जीत सबसे सुप्रीम हो जाएगा। तो वो सुप्रीमेसी साबित इसके बाद आपको होती हुई देखने को मिलेगी। द बैटल वॉज फाउट ऑन द रिवर, कौन सी रिवर है? रावी नदी। परुष्णी जो नदी है उसके किनारे पर लड़ा गया। तो देख रहे हो ये परुष्णी नदी बह रही है और इसके किनारे पे आपको लड़ाई होती हुई देखने को मिल रही है। क्या हुआ इस युद्ध में? तो आप देखोगे द भारत एंड द त्रिस्तु क्लैन्स वर्सेस अ कोलिशन ऑफ द 10 चीफ्स। तो दो क्लैन एक तरफ है और बाकी 10 राजा दूसरी तरफ है। कौन कौन से? भरत और त्रत्सु, ये 2 क्लैन हैं जो एक तरफ है, बाकी कबीले बनाम 10 सरदारों का गठबंधन। तो इसलिए 10 सरदारों का गठबंधन है, इसलिए कौन सा युद्ध कहा जाता है? इसे 10 राज युद्ध कहा जाता है। और अल्टीमेटली जीत कौन जाता है? ये भारत और त्रस्तु कबीला जो है ये जीत जाता है। और उसके बाद आप देखोगे हमारे भूभाग का नाम ही क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। और हम सब क्या कहलाए? भारतीय कहलाए।
आफ्टर मैथ ऑफ द बैटल, तो भारत आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको पुरु आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब लोगों का बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। द विक्ट्री ऑफ द भारत क्लैन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मोर पावरफुल ट्राइब्स, ठीक है। अब सबसे शक्तिशाली कौन सा ट्राइब बन गया, सुप्रीमेसी किसकी हो गई है, भारत ट्राइब की हो गई है। द भारतास एंड द डिफीटेड पुरुष जॉइन टू फॉर्म अ न्यू रूलिंग ट्राइब कॉल्ड द कुरुस। तो अब भारत और जो लोग हारे भरतों और पराजित पुरुओं ने मिलकर एक नया शासन कबीला क्या बनाया, कुरु बनाया। क्या बनाया, कुरु। तो ध्यान रखना, कुरु का मतलब क्या है, कुरु का मतलब है ये भारत और ये पुरु, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, कुरु बना है। द कंट्री भारतवर्षा वॉज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर भारत ट्राइब। तो क्योंकि जीता कौन सा है, भारत ट्राइब जीता है, तो नाम अब किसके आधार पर रखा गया, जो जीता हुआ ट्राइब है, इसलिए ये पूरा देश क्या कहलाया, भारतवर्ष कहलाया। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग भारतीय क्यों हैं, भारत भारत किस वजह से कहलाया, ये चीज हमने आपको बताई थी। प्रीडोमिनेटली पास्चुरल इकोनॉमी, एक मुख्य रूप से कैसी अर्थव्यवस्था है, पशुपालन की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको देखने को मिल रही है किस समय, ऋग्वैदिक पीरियड में अगर अपन बात करें। कैटल बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, तो गाय जो है ये धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है, जिस तरीके से आज देखोगे बिटकॉइन है, उस समय का बिटकॉइन कौन था, ये काऊ हुआ करती थी। गविष्टि, द टर्म ऑफ फॉर वॉर मीनिंग सर्च ऑफ काउ, युद्ध के लिए शब्द जिसका मतलब है गायों की खोज। तो गविष्टि का मतलब क्या है, गायों की खोज। गो, द वर्ड ऑफ काउ यूज इन मैनी एक्सप्रेशन, गाय के लिए शब्द कौन सा है, गौ। आज भी हम देखोगे गौ माता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से शब्द। तो आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि उस समय जो गाय है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एनिमल है, गाय आपको देखने को मिलेगा। रोल ऑफ एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें तो अब आप देख रहे हो लकड़ी से बने हुए क्या यूज कर रहे हैं लोग, हल यूज कर रहे हैं। द एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बट इट वॉज नोन एंड प्रैक्टिस, तो इनको जानकारी थी किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। द ऋग्वेद मेंशन द प्लोशेयर विच वॉज लाइकली मेड अप ऑफ वुड, ऋग्वेद में हल का नाम आता है जो शायद किससे बनता होगा, लकड़ी से बनता होगा। अच्छा, अगर हल का नाम आ रहा है, खेती का नाम आ रहा है, तो फसलों कौन कौन सी फसल उगा रहे थे ये लोग, तो वह बुवाई, कटाई और गहराई के बारे में जानते थे और जौ से परिचित थे। किससे परिचित थे, बार्ले जो फसल है, ये बार्ले के बारे में लोग जानते थे। ठीक है, बार्ले के बारे में लोग जानते थे। इसके अलावा शिल्प और कारीगर की अगर अपन बात करें, क्राफ्टमैन की अगर अपन बात करें तो किस तरीके के देखने को मिलेगा, विविध शिल्प आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। स्पेशली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चैरियट मेकर्स आपको देखने को मिलेंगे, चैरियट मेकर जो रथ बनाया करते थे, कारपेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वीवर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेदर वर्कर्स एंड पॉटर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्राफ्टमैनशिप आप देख रहे हो काफी अच्छी स्किल थी किन लोगों के पास, ऋग्वैदिक पीरियड के पास। द टर्म आयस वाज यूज्ड फॉर द कॉपर और ब्रॉन्ज, आयस जो शब्द है शायद कॉपर या कांसे के लिए प्रयोग ये किया करते थे। ठीक है, ट्रेड एंड सेटलमेंट, व्यापार और इनकी किस तरीके से रहने की बस्तियां करती थी उसकी बात करें तो व्यापार के बारे में तो कोई एविडेंस हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आईवीसी में एकदम क्लियर कट एविडेंस है किसके बारे में, व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में। द वर्ड समुद्र primarily indicated a stretch of the water not the ocean, समुद्र शब्द जो है इस समय बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे पानी है, लेकिन समुद्र जैसे आज समुद्र का मतलब क्या होता है, समुद्र का मतलब हम ओशियंस को कहते हैं, इतने बड़े वाटर पार्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। द टर्म पुर मींट अ ड्वेलिंग यूनिट और फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट नॉट अ सिटी, तो कहीं कहीं पे कौन सा शब्द देखने को मिला है, पुर शब्द आपको देखने को मिला है, जो किस बात का इंगित करता है, एक निवास इकाई को, किसको, एक निवास इकाई को, मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे, पर ये क्या नहीं है, ये कोई शहर नहीं है। क्या नहीं है, कोई शहर नहीं है। आज भी आप देखोगे तो भारत में इस पुर शब्द का उपयोग बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। मैं जहां से हूं, जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, वो जगह है जयपुर। क्या है, जयपुर। आपने बहुत सुंदर शहर के बारे में सुना होगा, उदयपुर। आपने एक और सुंदर शहर के बारे में सुना होगा, जोधपुर। सबके पीछे आप क्या देख रहे हो, पुर। तो पुर का मतलब शुरुआती दिनों में क्या था, पुर का मतलब कोई शहर नहीं है, कैसे, मानवीय बस्ती है। क्या है, ये मानवीय बस्ती है। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में। अच्छा, मानवीय बस्ती है तो बस्तियों में क्या आपको देखने को मिलेंगे, ट्राइबल
चीफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्राइबल चीफ आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेंटर्ड ऑन द ट्राइबल चीफ द राजन। तो उसको उस समय क्या कहा जा रहा है, प्रशासनिक तंत्र आदिवासी सरदार और राजन पर केंद्रित था। क्या थे राजन, अभी हम देखेंगे, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको सभा समिति सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए कि जो बस्ती है, बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, सरदार किया करता था। द राजन वाज मिलिट्री लीडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, नॉट अ किंग ऑफ अ टेरिटरी। तो राजन शब्द का शुरुआती मतलब ये नहीं है कि जो राजा है, जो किंग है, वो मतलब नहीं है जिस तरीके से आज हम समझते हैं किंग, वो नहीं है किंग। किंग का मतलब या राजा का मतलब शुरुआती दिनों में क्या है, जो प्रोटेक्टर है किसका, पूरे सेटलमेंट का। His post was becoming hereditary, but he did not exercise unlimited power. ये जो पद है ये कैसा हो गया, हेरिडिटरी तो हो गया, लेकिन पावर जो एंजॉय करने का काम था वो अभी यहाँ पे नहीं हो रहा था। बहुत सारी पावर ये एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, अभी हमने ये तो देख लिया, सरदार थे, राजन थे, उसके अलावा आपको असेंबलीज और ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, ट्राइबल असेंबलीज लाइक सभा, समिति और विदत आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या करते थे, जो किंग की पावर है, जो अभी हम कह रहे हैं कि राजा अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करता था, उसकी पावर को कंट्रोल कौन करता था, सभा, समिति और विदत कंट्रोल किया करते थे। वुमेन कुड अटेंड द सभा एंड विदत, महिलाएं सभा और विदत में पार्टिसिपेट किया करती थी। इवन महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। कौन से सोसाइटी में, अर्ली वैदिक सोसाइटी में। द राजन वाज असिस्टेड बाय द फी ऑफिशियल विद द पुरोहित। ठीक है, पुरोहित जो राजा है, राजा के नीचे बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे और लोग देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे ऊपर आपको कौन देखने को मिलेगा, पुरोहित आपको देखने को मिलता है। ये पुरोहित किसको मुख्य रूप से सलाह देता था, राजन को सलाह दिया करता था, राजन की सहायता किया करता था। अब किनशिप सिस्टम की अगर अपन बात करें, किस तरीके का किनशिप सिस्टम था यहाँ पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड द पर्सनल्स प्राइमरी लॉयलिटी वाज टू देयर ट्राइब। तो जन के प्रति आप कितने लॉयल हो, कितने वफादार हो, उसके आधार पे आपको पद दिया जाता था। इनका जो संबंध है सामाजिक संरचना का आधार था, और एक व्यक्ति की प्राथमिक निष्ठा उसकी जनजाति के प्रति कितनी थी, इस बात से उसको पद दिया जाता था। द टर्म जन occurs about 275 places in the Rig Veda, which while जनपद is not used even once। तो इसका मतलब वहाँ पे जो जनपद वहाँ पे बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, केवल जन की बात वहाँ पे की जा रही है। किसमें, ऋग्वेद में। द विश वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड द ग्राम। तो सबसे पहले आपको फैमिली देखने को मिलेगी, फैमिली के ऊपर आपको बहुत सारी फैमिली से मिलकर गांव बना करते थे, ग्राम से मिलकर आपको क्या बनेगा, विश बनेगा, क्या बनेगा, विश बनेगा, और विश से ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कह रहे हैं जन, जिसे हम कह रहे हैं जन। तो इस तरीके से कुछ इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, डिवाइडेड था। आपको सोशल डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, वर्ण सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ण का मतलब कलर से है, क्या है, कलर की यहाँ पे बात की जा रही है। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन हैड बिगिन बट इट वाज नॉट वेरी शार्प और रिजिड। ऑक्यूपेशन बेस्ड स्ट्रक्चर कोई यहाँ पे रिजिड नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इस ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हो तो आप इसी ऑक्यूपेशन पे रहोगे। अगर कोई पुरोहित है और दूसरा बंदा भी कोई इंटेलिजेंट है तो वो भी क्या बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, राजा को सलाह दे सकता है। द टर्म वर्ण वाज यूज्ड फॉर द color distinguishing between the fair skinned Aryans and the dark skinned indigenous inhabitants। आज भी हम लोग कह देते हैं कि ब्रिटेन से कौन आए थे, गोरे लोग आए थे। तो इस तरीके का जो डिफरेंस है कि भाई कौन फेयर स्किन है, कौन डार्क स्किन कलर है, इसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे थे। द ऋग्वेदा मेंशन टू ऑक्यूपेशन ग्रुप्स, वन इज ब्राह्मण एंड अदर इज क्षत्रिय। केवल दो व्यावसायिक समूहों का उल्लेख है, कौन कौन से, ब्राह्मण और क्षत्रियों का। ठीक है, ब्राह्मण क्या किया करते थे, तो ये प्रीस्ट जो लोग थे इनको ब्राह्मण कहा गया, और जो प्रोटेक्टर थे, राजन जो लोग थे, उन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। तो ये बात करी अर्ली वैदिक पीरियड की। अब चलते हैं कौन से पीरियड पे, लेटर वैदिक पीरियड पे।
यहाँ पे चीजें बहुत सारी बदल जाएंगी। अभी आप देख रहे हो कि समाज की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई डिवीजन नहीं है, महिलाओं का भी सम्मान किया जा रहा है, सभा समिति में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई सोसाइटी में डिवीजन या स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सब लोग बराबर हैं, कोई किसी भी ऑक्यूपेशन को ले सकता है। लेकिन अब धीमे धीमे लेटर वैदिक पीरियड में चीजें बदलना शुरू होंगी। देखते हैं द लेटर वैदिक फेज कब से 1000 से लेके 6000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा। एंड ट्रांजिशन ऑफ स्टेट एंड द सोशल ऑर्डर, तो दोनों चीजें राज्य और सोशल ऑर्डर में परिवर्तन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद कौन से पीरियड में? ऋग्वैदिक पीरियड में। इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड वाज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट कंपाइल्ड आफ्टर द ऋग्वेद। कौन कौन सा? सामवेद। द ऋग्वैदिक प्रेयर्स सेट टू ट्यून, मतलब आपको ऋग्वेद में जो भी प्रार्थना है उसको किस तरीके से बोलना है, किस धुन पे आपको बोलना है, वो काम देखने को मिलेगा, सामवेद में आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से संगीत आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। यजुर्वेद कंटेन्स रिचुअल्स एंड फॉर्मूला टू अकम्पनी हिम्स, सूक्तों के साथ अनुष्ठान और सूत्र शामिल हैं। तो अनुष्ठान किस तरीके से करने हैं वो कहाँ पे दिखेगा आपको? यजुर्वेद में। अथर्ववेद की अगर अपन बात करें तो जादू टोना जिसको कहा जाता है, चार्म्स एंड स्पेल्स की बात कहाँ पे की जाती है? अथर्ववेद में की जाती है। इसके बाद हमको कुछ ग्रंथ और देखने को मिलेंगे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्ठानों के बारे में बताया गया और उनके अर्थ क्या हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अनुष्ठान, इन्हीं अनुष्ठान आपको ब्राह्मण ग्रंथों में भी देखने को मिलेंगे और ब्राह्मण ग्रंथों में इन अनुष्ठानों को क्या कर रहा है, आपका मतलब बताया गया, उसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ऋग्वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो इस समय की जो पॉटरी आपको देखने को मिलेगी है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW इसे कहा जाता है। साइट्स आपको देखने को मिलेंगे नियर 700 इनहेबिटेड PGW साइट्स इन द अपर गैंगेटिक बेसिन। कौन से बेसिन में? अपर गैंगेटिक बेसिन में अब लोग ये पहुंच गए हैं। आगे अपन बात करें पॉटरी की तो फाइन ग्रे पॉटरी डेकोरेटेड विद द ब्लैक ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो आप पीछे देख पा रहे हो ब्लैक ज्योमेट्रिक पैटर्न जो आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह की पॉटरी कब मिलेगी आपको? उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगी, लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। अभी तक हमने देखा था ऋग वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर नोन तो था, लेकिन जो मुख्य रूप से वो कार्य क्या करते थे, पशुपालन का किया करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पशुपालन हो जाएगा उनका दूसरा काम, सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी, प्राइमरी एक्टिविटी उनके लिए क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर हो जाएगी। ऋग वैदिक काल से हम क्या बन गए? कृषि समाज बन गया। द पास्चुरल एंड द सेमी नोमैडिक लाइफ गिव वे टू अ सेटल्ड सेडिमेंट्री एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल। तो अब एग्रीकल्चर की तरफ लोग आगे बढ़े। पीजेंट प्रोड्यूस इनफ टू सपोर्ट देयर चीफ्स एंड प्रीस्ट विद द मार्जिनल सरप्लस। तो जो सरप्लस हुआ करता था उससे जो आपके क्लैन का चीफ है, जो आपके सरदार है, उसको आप दिया करते थे। क्या कंपलसरी था? तो अभी हम देखेंगे टैक्सेशन सिस्टम क्या था, और कुछ किसको दिया करते थे? पुरोहित को दिया करते थे। ठीक है। द स्प्रेड ऑफ द आर्यंस, अब धीमे धीमे आर्यों का प्रसार होना शुरू होगा। फ्रॉम पंजाब टू द गंगा यमुना दो अब आपको क्या देखने को मिलेंगे? आर्य देखने को मिलेंगे। द भारत एंड पुरु कंबाइंड टू फॉर्म कुरुज हु लेटर कोलेस्ड विद द पांचाल्स। पहले भरत और क्या मिले थे? भरत और कुरु जो थे, भरत और पुरु मिलके कुरु बना था। अब ये कुरु जो है ये किसके साथ मिल गया? पांचालों के साथ क्या हो गया? इनका विलय हो जाता है। न्यू रीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड दे स्प्रेड टू कौशल रीजन में। अब हम आगे पढ़ते हैं ना रामायण में कौशल्या, कौशल रीजन में इन द ईस्टर्न यूपी एंड द विदेह इन द नॉर्थ बिहार। विदेह जनक की हम बात करते हैं। तो इस इलाके में अब आपको कौन देखने को मिल रहे हैं? आर्य देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कौन सी एज शुरू हो जाती है? आयरन एज शुरू हो जाती है। अब किसकी खोज हो चुकी है? अब लोहे की खोज हो चुकी है। लोहा बन गया इसलिए तो कुल्हाड़ी बन गई, और कहां तक चले गए? बिहार तक चले गए, नहीं तो कहां तक सीमित थे? केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। द फर्स्ट अपीयरेंस प्योर आयरन इज रिपोर्टेड एट द सम साइट्स ऑफ राजस्थान एंड कर्नाटका इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेकंड मिलेनियम। ठीक है। वाइड स्प्रेड यूज उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अराउंड 1000 BC इट वाज यूज्ड इन गांधार,
बलूचिस्तान एंड द पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1000 BC पे हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज करना किसका सीख लिया था, लोहे का यूज करना हमने सीख लिया था। शुरुआती दिनों में केवल राजस्थान और कर्नाटक में देखने को मिलेगा, बाद में तो आपको हर जगह क्या देखने को मिलेगा, लोहा आपको देखने को मिलेगा। काम क्या आता था, लोहा। तो लोहे का उपयोग मुख्य रूप से हथियारों और जंगलों को साफ करने के लिए किया जाता था। लड़ाई हो रही है, लड़ाई में हथियार जो काम में होंगे किससे बनेंगे, लोहे से बनेंगे। अभी तक जो बनते थे कांसे से बनते थे, ठीक है। और दूसरा जंगल कुल्हाड़ी बनाना शुरू किया किससे, लोहे की। तीर के सर और भाले के सर आपको देखने को मिलेंगे। तीर का जो आगे वाला पार्ट है, जो पॉइंटेड पार्ट होता है, इसी तरीके से भाला जो फेंक के मारा जाता है, वो उसका आगे का पार्ट पॉइंटेड जो पार्ट होता है वो किससे बनाना शुरू करा, लोहे से बनाना शुरू किया। फॉरेस्ट क्लियरेंस, और स्पेशली कहां पे हो रहा है, ऊपरी गंगा बेसिन में जितने भी घने जंगल थे तराई इलाकों में, उन सबको क्या करना शुरू किया, काटना शुरू किया। इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट आयरन इज कॉल्ड श्याम, क्योंकि आयरन का कलर आप देखो कैसा है, ब्लैक है, तो क्या कहना शुरू किया, श्याम कहना शुरू किया। और कृष्ण अयस कहना शुरू किया गया। तो अयस शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। अयस शब्द पहले हमने देखा था किसके लिए किया गया, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कृष्ण अयस का मतलब क्या हो गया, लोहा हो गया। क्या हो गया, लोहा हो गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या बदलाव हुए, एग्रीकल्चर बिकम द चीफ मींस ऑफ द सबसिस्टेंस, मेकिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द पास्चुरल इकोनॉमी। अब पशुपालन जो अर्थव्यवस्था है उससे हम कृषि अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। टूल्स जो यूज कर रहे हैं वो प्लोइंग वाज डन विद द वुडन प्लोशेयर, हल अभी भी कैसा है, लकड़ी का हल है। रॉयल पार्टिसिपेशन, किंग्स लाइक जनक एंड द प्रिंसेस लाइक बलराम वर नोन टू पार्टिसिपेशन इन द प्लोइंग। आपने बार बार ये कहानी सुनी होगी कि बलराम जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, वो उनका जो हथियार था वो क्या था, वो अपने साथ क्या रखा करते थे, एक तो गदा और दूसरा हल रखा करते थे। सीता जी जनक को कहाँ मिली थी, तो वो जब खेती कर रहे थे तो खेती में हल चलाते समय उनको क्या मिली थी। तो इसमें दोनों में सिंबलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि उस समय के जनक और बलराम क्या किया करते थे, हल चलाया करते थे। तो इसका मतलब हल उस समय बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेटली क्या कर रहा है, ऑक्यूपेशन बन चुका है। क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो उस समय तक जौ जानते थे, जौ के अलावा कई नई फसलें उगाना भी शुरू कर दिया है। कौन कौन सी, अब राइस जिसे कहा गया व्रीही, वो उगाना शुरू किया। वीट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा रिमेन्स ऑफ द राइस वाज रिकवर्ड फ्रॉम द हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से किसके साक्ष्य मिले हमें, चावल के साक्ष्य मिले, और ये कितने पुराने, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर अपन बात करें तो कैसा था, उत्तर वैदिक काल में विविध कलाओं और शिल्पों का उदय हुआ, जैसे मेटल स्मिथ। तो अब लोहा आ गया है, तो लोहे से मेटल स्मिथ आप देखने को मिले कि धातु कर्मी तांबा और लोहा दोनों से क्या थे, अब इस समय परिचित थे। कॉपर भी जानते थे और आयरन के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते थे। उसके अलावा वीविंग, लेदर वर्क, पॉटरी और कारपेंट्री, ये आपको ऋग्वैदिक एरा में भी देखने को मिले। और अब इनमें धीमे धीमे क्या होना शुरू हुई, प्रोग्रेस होना और शुरू हो गई। मिट्टी के बर्तन कैसे बन रहे हैं उस समय के, अगर आप देखो बाद में वैदिक लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे जो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, एक तो है ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल बर्तन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ब्लैक स्लिप्ड वेयर, काले फिसले पत्थर जो चिकने होते हैं काफी, वो आपको देखने को मिलेंगे। पेंटेड ग्रे वेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, PGW आपको देखने को मिलेगा। और रेड वेयर, लाल पत्थर जो आपको हैं, लाल बर्तन जो आपको हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, लेटर वैदिक पीरियड में। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी लाइकली यूज्ड बाय द इमर्जिंग अपर ऑर्डर्स, वो कौन सी है, PGW। ये जो PGW है ये सबसे इंपॉर्टेंट है किस समय की, उत्तर वैदिक काल की आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। ऋग्वेद में हमने देखा ऋग्वैदिक एरा में कि सोसाइटी कैसी, एकदम ग्रामीण सोसाइटी, देहाती सोसाइटी, लेकिन अब धीमे धीमे कृषि होने लगी है। शिल्प में बहुत अच्छा इन्होंने क्या कर लिया, प्रोग्रेस कर लिया है। तो अब आपको देखने को मिलेगा जनपद, आपको देखने को मिलेंगे। जनपद का मतलब क्या है, पीपल सेटलमेंट। आपको फर्स्ट अपीयरेंस इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट, तो जनपद शब्द आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। पीपल लिव्ड इन द मड ब्रिक हाउसेस और वेटल एंड दोआब हाउसेस, तो झोपड़ियों में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। अभी भी इनके पास पक्के घर नहीं है, लेकिन हड़प्पा में आपने देखा था कैसे घर थे, पक्के घर हुआ करते थे। शहरों की
धुंधली सी शुरुआत आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। और जब लेटर वैदिक पीरियड खत्म होना शुरू हो जाएगा तब तो फिर से अर्बनाइजेशन शुरू हो ही जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ऑल्दो द टर्म नगर is used only faint beginning of the towns appear towards the end of the period। ठीक है, शब्द कौन सा यूज करना शुरू कर दिया था इन्होंने, नगर शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और नगर का मतलब आज भी हम किससे समझते हैं, शहर होता है। प्रोटो अर्बन साइट्स जैसे हस्तिनापुर आपको देखने को मिलेगा, कौशाम्बी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्या नहीं बने थे, पूरी तरीके से शहर यहाँ पे नहीं बने थे। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एज रॉयल पावर इंक्रीज। तो जो ट्राइबल सोसाइटी थी जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लिया करते थे, अब वो चीजें खत्म हो गई, पावर किसके पास चली गई, रॉयल पावर इंक्रीज हो गई है, राजा की पावर इंक्रीज होती हुई चल गई है। द विदत कंप्लीटली डिसअपियर्ड, विदत एकदम खत्म हो गया। सभा एंड समिति कंटिन्यू बट were now controlled by the chiefs and the nobles। अब जो उस समय के चीफ थे, सरदार थे, वही कंट्रोल किया करते थे किसको, सभा और समितियों को। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड सिट इन द सभा, अब महिलाओं को सभाओं में बैठने की भी अनुमति नहीं थी। सभा, समिति और विदत तीनों में से महिलाओं को अब डिसीजन मेकिंग में कोई पार्ट किसका नहीं रहेगा, महिलाओं का नहीं रहेगा। द किंग्स पोजिशन बिकम हेरिडेटरी, ये पहले भी हो गई थी। अब क्या होगा, हिज इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय एलॉबरेट रिचुअल्स, विस्तृत अनुष्ठानों से लगातार इनका क्या होगा, इनकी जो पावर है वो स्ट्रेंथ होता हुआ शुरू हो जाएगी। द कंसेप्ट ऑफ द टेरिटोरियल स्टेट, राष्ट्र एंड द सोवरेन पावर, राज्य, फर्स्ट अरोज इन दिस पीरियड। तो राष्ट्र और राज्य जैसा जो कंसेप्ट है वो आपको कहां देखने को मिल रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी तक ऋग वैदिक पीरियड में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। इस समय अनुष्ठानों का महत्व लगातार बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि राजा को अपनी पावर बढ़ानी है। The king's power was strengthened by the performing grand sacrifices। बहुत सारे यज्ञों से, बहुत सारे बलियों से राजा क्या करता था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता था। तो क्या क्या करेगा, देखो, राजसूय कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑन द किंग, राजा पर सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था। राजसूय यज्ञ होता था जिसमें माना जाता था कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं किसको, राजा को, कि सारी पावर किसके पास रहे, राजा के पास रहे। अश्वमेघ, अ हॉर्स सैक्रिफाइस फॉर द अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल ओवर एन एरिया। आपने देखा होगा कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था जिससे वो पूरा का पूरा एरिया किसका हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा। वाजपेय, वाजपेय होता था चैरियट रेस, उस चैरियट रेस हुआ करती थी, रथों की दौड़ हुआ करती थी, और जहां तक राजा का रथ जाएगा वो पूरा का पूरा इलाका किसका हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। वो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन आपका दिखाता है। ठीक है, तो धीमे धीमे आप देख रहे हो कि किसकी, लैंड की, जो मतलब जो भूमि है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। जितना बड़ा राज्य होगा उतना बड़ा राजा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, अब राज्य का विस्तार आप लगातार कर रहे हो तो अब आपको क्या चाहिए, टैक्सेशन चाहिए, लेकिन अभी कंपलसरी टैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड द ट्रिब्यूट्स सीम टू हैव बिकम कॉमन। ठीक है, संघित्री, एन ऑफिसर हु कलेक्टेड टैक्स, कौन टैक्स कर रहा है, जो संग्रह जिसका कर रहा है, किसका, टैक्स का, उसको कहा जा रहा है संघित्री। क्या कहा जा रहा है, संग्रहित्री। द किंग डिड नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी बट मस्टर्ड अ ट्राइबल मिलिशिया ड्यूरिंग द वॉर टाइम। एक कोई स्थायी सेना तो नहीं है, लेकिन जब युद्ध हुआ करता था तो सोसाइटी से लोगों को इकट्ठा करके किस कहाँ भेजा जाता था, युद्ध में भेजा जाता था। मिलिशिया जिसे कहा जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। वर्णा सिस्टम आप देख पा रहे हो कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और कुछ लोग प्रीस्ट के जैसे काम कर रहे हैं। लेटर वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास बेस्ड ऑन द बर्थ, बेस्ड ऑन द बर्थ, उससे पहले बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन था। एंड द सिस्टम बिकम रिजिड, वहां पे सिस्टम रिजिड नहीं था। द 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण आपको कौन सी सोसाइटी में देखने को मिले, ये 4 वर्ण आपको लेटर वैदिक सोसाइटी में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ गोत्र और आश्रम जैसे फिलॉसफी भी आपको देखने को मिली। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर सिग्निफाइंग डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, आप एक पूर्वज की जो संतान है उनको क्या कहा जाने लगा, गोत्र उसको कहा जाने लगा। जैसे किसी का गोत्र है मानो भारद्वाज, इसका मतलब वो सब भारद्वाज ऋषि की क्या है, संतान है। गोत्र एक्सोमनी वाज प्रैक्टिस फॉरबिडिंग मैरिज बिटवीन द पीपल ऑफ द सेम लिनेज, इसका मतलब भारद्वाज ऋषि की जितनी भी संतान है वो आपस में शादी नहीं कर सकते, उनको गोत्र के बाहर जाके शादी करनी होगी। हालांकि बहुत ही साइंटिफिक रीजन है इसमें, क्या होता है,
जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आगे प्रमोट नहीं हो पाता, इसलिए सिस्टम लाया गया था। द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, यहाँ मैं कहूँ 4 आश्रम आपको देखने को मिले, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जब शिक्षा ग्रहण की जाएगी, उसके बाद गृहस्थ आश्रम फिर आपको देखने को मिलेगा, वानप्रस्थ आश्रम आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट में संन्यास आश्रम आपको देखने को मिलेगा। एज के बेसिस पे आपकी सोसाइटी में क्या क्या कार्य होंगे, फंक्शंस होंगे, वो भी डिवाइड कर दिए गए। डिक्लाइन ऑफ द वीमेन स्टेटस, तो महिलाओं की हालत मैंने आपको बताया कि सभाओं से अब हटा दिया गया, डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन किसका नहीं था, महिलाओं का नहीं था। वुमेन वर जनरली गिवन अ लोअर पोजीशन एंड वर कंसीडर इंफीरियर टू मैन, ये लेटर वैदिक सोसाइटी में हो गया, ऋग वैदिक सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। दे लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स एंड अटेंड असेंबलीज वर डिनाइड बाय द और वैदिक एजुकेशन से भी इनको क्या कर दिया, मनाही हो गई कि अब ये वेद भी नहीं पढ़ सकते। चाइल्ड मैरिज बिकम द कॉमन एंड द बर्थ ऑफ अ गर्ल वाज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ मिजरी, जबकि ऋग वैदिक पीरियड में आप देखोगे तो गाय का दूध निकालने के लिए स्पेशल आप देखोगे वहां पे महिलाओं का योगदान हुआ करता था। जब लड़की हुआ करती थी तो बड़ा खुशी मनाया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चीजें क्या हो गई, बदल गई। अब उसी चीज को क्या माना जाने लगा, दुख माने जाने लगा। तो ये था छोटा सा चैप्टर, हालांकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर बाकी है। तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया किसके बारे में, अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में, और ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रहा ये चैप्टर। मैंने बहुत ज़्यादा कहानियां बनाने की बजाय जो फैक्ट्स जो थे, जो चैप्टर में थे, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। लेटर क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन है, PYQs हैं, वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, प्री और मेंस दोनों के, ठीक है। तो उससे आपका जो भी कंफ्यूजन है कि यार ये चीज़ें मिस हो गई हैं, वो मिस नहीं हुए, वो जानबूझ के छोड़ी गई हैं, ताकि हम केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जहां से सवाल बनते हैं यूपीएससी में। चलते हैं, तो ये थी आप आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक बार वैदिक पीरियड को और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रहिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे आपको जियो पॉलिटिक्स से संबंधित और करंट से संबंधित भी अब वीडियोस मिलना शुरू हो गए, तो उनको भी आप क्या करें, उनको भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।